सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर पे वीडियोज बहुत सारे देखे होंगे आपने, हमने भी बहुत सारा वीडियो बनाया है। उसके बाद उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या करते हैं इस पे भी बात की है। आज का वीडियो कुछ अलग होगा, इसमें कुछ और चीज़ें ऐड होंगी और एक अलग नज़रिए से पेरेंट्स को अवेयर करने के पर्पज़ से और प्रैक्टिकली कैसे अप्रोचेज को अप्लाई कर सकते हैं ये बात को समझते हुए इसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसा हमने कहा कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, तो मतलब क्या है कि सेंसरी स्टिमुलस आ रहा है इन्वायरमेंट से हमारे बॉडी ऑर्गेन्स के थ्रू। तो स्पेशल सेंस ऑर्गेन्स 5 होते हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और हमारा स्किन। ये 5 स्पेशल सेंस ऑर्गेन्स हो गए। इसके अलावा 3 सेंसेस जनरल सेंसेस में और आते हैं बॉडी के सेंस जो हमारे, उसमें आपका प्रोप्रियोसेप्शन जो कि बॉडी अवेयरनेस, यहाँ हम बैठे हुए हैं तो कैसे बैठे हुए हैं, पैर कहाँ है, हाथ कैसे उठ रहा है, किस बात पे कैसे हाथ घुमाना है, ये बॉडी अवेयरनेस है। इसके अलावा इंटेरोसेप्शन, भूख लगती है, बच्चे को किसी तरह की फीलिंग आ रही है तो बच्चा वो एक्सप्रेस कर रहा है, इंटेरोसेप्शन। इसके अलावा वेस्टिबुलर सिस्टम जो हमारा होता है, वेस्टिबुलेशन का प्रोसेस जो होता है, तो उसमें बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये 8 सेंसेस पे हम वर्क करते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के केस में। इनमें से ही बहुत सारे बच्चों में सारे अफेक्टेड होते हैं, किसी किसी बच्चे में कुछ कम अफेक्टेड होते हैं। तो इन्हीं को समझना, डायग्नोसिस करना, असेसमेंट करना और उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करना होता है, तो फिर आप सही ट्रैक पे जा रहे होते हैं। नहीं तो कन्फ्यूजन में क्या होता है कि समझ नहीं आता और कन्फ्यूज रहते हैं, फिर उल्टी पुल्टी चीज़ें करते हैं, बच्चा कहीं भी नहीं जा पाता और एक समय के बाद आके हम लोग परेशान हो जाते हैं, फिर आगे कुछ भी नहीं। सिस्टम का एक सिंपल सा हमने बताया था प्रोसेस ऐसा होता है कि आँख से हम देखते हैं, विजुअल स्टिमुलस लेते हैं, तो वो सेंसरी स्टिमुलस है। एफेरेंट और इफेरेंट 2 टर्म होता है, मतलब कि पेरीफेरी से सेंटर की तरफ, मतलब कि हाथ में कुछ चींटी काट रही, मच्छर काट रहा है, यहाँ से ब्रेन की तरफ मैसेज जो जा रहा है वो हमारा सेंसरी स्टिमुलस होता है, जिसको एफेरेंट स्टिमुलस बोलते हैं। वहाँ जाके प्रोसेस होता है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ काटा तो वो टैक्टाइल सेंस था, वहाँ पे टच के थ्रू पता चला, तो वो टैक्टाइल सेंस था, वो ब्रेन में गया, वो टैक्टाइल एरिया में जाके डिटेक्ट होगा, कैसा टच है उसके अकॉर्डिंग हमारा रिस्पॉन्स आएगा। तो जो वापस रिस्पॉन्स आएगा कि मच्छर को मार दो या फूंक दो, वो हमारा मोटर स्टिमुलस था। तो सेंसरी स्टिमुलस पेरीफेरी से ब्रेन की तरफ गया, मोटर स्टिमुलस ब्रेन में प्रोसेस होके और फिर वो आया पेरीफेरी की तरफ, हमने तब उसके अकॉर्डिंग काम किया। तो ये एक होता है नॉर्मल सेंसरी प्रोसेसिंग फंक्शन। अब बच्चों में यही डिले होता है, वो लेट रिस्पॉन्स करते हैं, कई बार उनको बातें समझ नहीं आती हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चों का हम नाम बुलाते हैं, तो नाम बुला रहे हैं 10 बार में 1 बार 2 बार 3 बार बोलते हैं, वो आते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन अगर फ़ोन, टीवी, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की आवाज़ सुन ले बच्चा, तो 10 में 10 बार, मतलब 100% एक्यूरेसी हो रही है। तो हम जो कह रहे हैं तो एवरेज रिस्पॉन्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की आवाज़ सुन रहा, 100% एक्यूरेसी के साथ रिप्लाई कर रहा, तो काफ़ी हद तक बच्चा सेलेक्टिव हो जाता है उस केस में। सुनने की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है कि हमारे बुलाने पे ध्यान नहीं दे रहा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की आवाज़ सुन के दौड़ के चला आ रहा। ये है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सुनने की प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ बेरा टेस्ट, ऑडियोमेट्री टेस्ट, किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। इतना समझ लेना है कि सुनने की प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, क्योंकि सेलेक्टिव स्टिमुलस को, सेलेक्टिव साउंड को वो कर रहा है जिससे यूज टू है वो पहले से। उसी तरह से देखेंगे कि बच्चे मॉल में कहीं जा रहे हैं तो ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा आँख करेंगे ब्राइट लाइट देख के। कई बार वो ब्राइट लाइट सामने से भी पड़ गया तो ऐसा करके बच्चे करते हैं, ऐसे भी बैठे बैठे हैं ऐसा करके कर रहे हैं। ये विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, विजुअल, टैक्टाइल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, ओवरऑल सारे ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होते हैं। और इस केस में ना ही स्पीच थेरेपी, ना ही इसमें स्पेशल एजुकेशन, ना ही ABA थेरेपी, ना ही कुछ भी यूजलेस थेरेपी। इस केस में सबसे ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसमें कि उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, उसको मेन में लेके और साइड से और सारी चीज़ें उसमें ऐड करेंगे, लेकिन मेन वो रहता है हमारा, मैंडेटरी होता है कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी वर्क होगा।
तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पे जब वो आप वर्क करेंगे तब देखेंगे कि पहले महीने से ये बच्चा इंप्रूव करने लग गया। नहीं तो उसको स्पीच भी कर रहे हैं, ओटी भी कर रहे हैं, ओटी में जंपिंग करा रहे हैं, स्पीच में ज़बरदस्ती बुलवा रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन में कलरिंग कटिंग में रख दिए, एबीए में भी कुछ ना कुछ करा रहे हैं, तो फिर बच्चा कहीं नहीं जाएगा। कन्फ्यूजन में आप किसी दिशा में नहीं जा पाएंगे और साल 2 साल के बाद भी आप जहाँ शुरू किए थे वहीं रहेंगे। कल की बात है, 10-11 केसेस मैंने लिए होंगे, उसमें से मैक्सिमम लोग कोई 1.5 साल से कहीं थेरेपी करा रहा, कोई 2 साल से कहीं थेरेपी करा रहा। बच्चे को बीड्स दे दिया लगाने के लिए, बीड्स बच्चा पकड़ा, बच्चा इधर देख रहा है और धागा इसमें लगाया जा रहा है। ऐसा वो डेली करते 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 उसने रट लिया, वो पैटर्न बन गया। वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए कराया जा रहा था, ये किसी का ध्यान ही उस पर नहीं है। थेरेपिस्ट भी अपना फ़ोन वोन में या फिर कहीं इधर उधर पे है और बच्चा इधर देख रहा है, या फिर पेरेंट्स भी अगर घर पे करा रहे हैं तो पेरेंट्स अपने कामों में उलझे हुए हैं, अपने ये में बच्चे को दे दिया, वो लगा रहा है, उनको लगता है कि यही थेरेपी है। बच्चे को ट्रैम्पोलिन जंप कराना, जिम बॉल पे बाउंस करा देना, यही लगता है थेरेपी। ये सारी चीज़ें फिर क्या होता है कि टाइम, पैसा, एनर्जी सब वेस्ट होगा, लास्ट में होपलेस होंगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए नीड बेस्ड थेरेपी बच्चों के लिए ज़रूरी होती है और नीड बेस्ड थेरेपी के लिए बच्चे का सही से डायग्नोसिस, उसका असेसमेंट ज़रूरी है। उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप नीड बेस्ड थेरेपी क्या होनी चाहिए वो आपको बताया जाता है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं तो आप डे बाय डे बच्चे को मेन स्ट्रीम की तरफ लेते जा रहे हैं। वो बच्चा आपका इम्प्रूव होते जाएगा, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन, डाउट उस केस में नहीं रहना चाहिए। अब सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में अप्रोच सैकड़ों हैं, हर बच्चे के लिए अलग अलग तरह से इम्प्लीमेंट होगा, अलग अलग प्लान होगा उसका। तो बच्चे को असेसमेंट उसका ज़रूरी है, डायग्नोसिस ज़रूरी है जैसा हमने बताया, और पेरेंट्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़रूरी है। इसके लिए कोई मैरिज काउंसलर आपका नहीं करेगा, कोई रिलेशनशिप कोच जो ऑटिज्म के फील्ड में आजकल आके उन लोग वीडियो बनाना शुरू किया है, कोई वो एनएलपी का कोई ये करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। आपको समझना पड़ेगा कि इस फील्ड के प्रोफेशनल्स अलग होते हैं, मतलब थेरेपिस्ट या डॉक्टर्स अलग होते हैं और ट्रेनर्स अलग होते हैं। ट्रेनर्स वो हैं जो कि यूट्यूब से खुद कुछ कुछ देख के वो ट्रेनिंग ले रहे हैं और आपको ट्रेन कर रहे हैं, और जो इसके लिए वेल क्वालिफाइड थेरेपिस्ट या डॉक्टर हैं वो सही दिशा में आपको लेके जा सकते हैं। तो ट्रेनर्स के चक्कर में ना पड़ें, कोई थेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास जाएं, उनसे जेन्युइनली सलाह लें और उनके गाइडेंस में आप काम करें तो आप बच्चे को मेन स्ट्रीम से जोड़ पाएंगे। धन्यवाद।